सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अमेरिका के ख़िलाफ़ सिर्फ एक फ़ैसला किया, सिर्फ एक फ़ैसला। इसने कहा मैं डॉलर में तेल नहीं बेचूंगा, और इसके इसी एक फ़ैसले ने इसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। गद्दाफ़ी ने अफ्रीका के लिए एक नई करेंसी का ख्वाब देखा। इसके मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई और वह मारा गया। माजी में ईरान ने डॉलर की जगह यूरो कबूल करने का प्लान बनाया। आज ईरान पर इतनी पाबंदियां हैं कि इसकी इकोनॉमी का दम घुट रहा है। The Iranian rial is now trading at around 1,429,500 to the US dollar. ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा निज़ाम है, और इस निज़ाम को समझे बगैर आप जियोपॉलिटिक्स नहीं समझ सकते, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं समझ सकते, आप IMF के कर्जे नहीं समझ सकते, आप ये नहीं समझ सकते कि क्यों पूरी दुनिया डॉलर के सामने झुक जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर की इसी सल्तनत की जो बंदूक से नहीं कागज़ से चलती है। और सबसे अहम बात, जब अमेरिका किसी मुल्क पर पाबंदियाँ लगाता है तो क्यों रातों रात उसकी पूरी इकोनॉमी मलिया-मेट हो जाती है, जबकि पाकिस्तान या कोई भी दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर इस तरीके से पाबंदियाँ नहीं लगा सकता। आज से हज़ारों साल पहले कोई करेंसी नहीं थी। उस ज़माने में लोग चीज़ों को आपस में तब्दील करके तजारत करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चावल की खेती की और आपने टमाटर की, तो मैं आपको कुछ चावल देकर बदले में टमाटर ले लूँगा। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। छोटे लेन देन में तो ये ठीक था, लेकिन जब बड़ा कारोबार करना हो तो ये चीज़ें एक वक्त के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर इंसान ने अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल किया और ऐसी चीज़ों में लेन देन शुरू किया जो ख़राब ना हो, यानी सोना, चांदी और कॉपर जैसी कीमती मेटल्स। आज से 2600 साल पहले लीडिया एम्पायर, जो कि आज के तुर्की में कायम थी, इसने पहली बार सोने और चांदी के सिक्के बनाए, तो इस तरीके से दुनिया की पहली करेंसी वजूद में आई। लेकिन ये गोल्ड और बाकी तमाम कीमती मेटल बहुत ही भारी होती हैं। दूर दराज सफ़र में चोरी का डर था, इसलिए उस दौर के बड़े बड़े ताजरों ने इसका सलूशन निकालने के लिए एक छोटा सा बैंकिंग सिस्टम शुरू किया। जैसे कि अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर तजारत के लिए जाना है, तो आप अपने शहर के बड़े ताजरों के पास जाओ और उनको सोना देकर उसकी जितनी भी मालियत होती वो एक कागज़ पर लिख कर मुहर लगा देते, और आपने जहाँ भी तजारत के लिए जाना है आप उस शहर में जाकर उस शहर के बड़े ताजर को जब वो कागज़ दिखाते तो वहाँ से आपको उसी मालियत का सोना मिल जाता। बस वो थोड़ा सा अपना कमीशन रख लेते, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही आपस में सेटिंग बनाई हुई थी। और आज के दिन का ये हवाला बिजनेस भी कुछ ऐसे ही होता है। वक्त के साथ साथ ये सिस्टम मजीद मुनज़्ज़म होते गया और चाइना ने 1154 में बाकायदा तौर पर बैंक बनाए। यहाँ पर लोग सोना जमा करवाते, बैंक का नोट ले जाते, और जब मार्को पोलो चाइना आया तो ये सारा निज़ाम देखकर बहुत मुतासर हुआ और उसने यूरोप वापसी जाकर वहाँ की हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसा ही निज़ाम बनाया, और इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कागजी करेंसी फैलना शुरू हो गई। इस निज़ाम को गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। आप उतनी करेंसी छाप सकते हैं जितना सोना आपके पास हो। बरतानिया ने इस निज़ाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया, जिसमें ये पूरा बरसगीर भी शामिल था। यहाँ से इन्होंने सोना, चांदी और बाकी तमाम वसाइल लूटना शुरू किए, जिसकी वजह से देखते ही देखते ब्रिटिश पाउंड पूरी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गई। यही बरतानिया था जिसने पूरे बरसगीर को लूटा था। जो सोना यहाँ से गया उसी ने इनके पाउंड को ताकतवर बनाया। हमारी दौलत ने इनकी करेंसी को मजबूत किया और आज ये पूरी दुनिया को मैनर सिखा रहे हैं। लेकिन फिर आई पहली आलमी जंग। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी सब तबाह हो गए। बरतानिया पर सिर्फ इस एक जंग में 7.8 बिलियन पाउंड का कर्जा आ गया, इनकी पूरी GDP का 25%। सोना खत्म, इकोनॉमी तबाह। लेकिन अमेरिका इस जंग में आने की बजाय पीछे बैठकर दोनों तरफ हथियार बेचता रहा और अपने सोने के ज़ख़ीरे भरता रहा। जर्मनी ने पाउंड को तबाह करने के लिए एक और चाल चली। इसने सिर्फ एक ही महीने में 5 लाख जाली पाउंड नोट छापकर मार्केट में डाल दिए। पाउंड से लोगों का भरोसा टूट गया और इस खिलाफ में अमेरिकी डॉलर ने कदम रखा, क्योंकि उस वक्त जो भी करेंसी होती थी उसके पीछे गोल्ड होता था। इसके बाद जब हिटलर ने दूसरी आलमी जंग शुरू की, जिससे बाद में अमेरिका जीत गया, इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ये दूसरी आलमी जंग ख़त्म हुई तो पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। पूरा यूरोप मलबे का ढेर बन चुका था। जापान में हर तरफ राख उठ रही थी। सोवियत यूनियन खून में डूबा हुआ था और अमेरिका अपने हथियार बेच बेच कर अपने खजाने सोने से भर चुका था। पूरी दुनिया का 80% सोना, पूरे 22,000 टन सिर्फ अमेरिका के पास था। और फिर 1944 में अमेरिका की स्टेट न्यू हैम्पशायर के माउंट वाशिंगटन होटल में पूरी दुनिया के 44 ममालिक के 800 नुमाइंदे इकट्ठे हुए। अमेरिका ने कहा दुनिया की तमाम इकोनॉमीज तबाह हो चुकी हैं, इस वक्त कोई भी करेंसी काबिल एतमाद नहीं, एक काम करो, अपनी तमाम डील्स अमरीकी डॉलर में करो। अमेरिका ने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि 1 औंस यानी 28 ग्राम सोने के बदले $35 मिलेंगे हमेशा। ये मुआदा ब्रिटेन वुड कहलाता है। और साथ ही ये फैसला हुआ कि वर्ल्ड बैंक और IMF बनेगा, जो भी जंगज़दा ममालिक हैं उनको ये कर्जा देगा ताकि ये दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ। लेकिन कर्जा मिलेगा डॉलर में
और वापसी भी डॉलर में ही करना होगा। यहीं से अमेरिका की डॉलर की गेम शुरू हो गई। लेकिन अमेरिका अपने डॉलर की डोमिनेंस बनाने के लिए सिर्फ ये ब्रिटेन वुड मुआहदे पर नहीं रुका। 1945 में अमेरिका सऊदी अरब के बादशाह के पास जा पहुंचा और पेशकश की, हम आपको तेल निकालने की टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, बस एक शर्त है कि आप जो भी तेल निकालेंगे सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे और तेल बेचकर आपके पास जो भी डॉलर आएंगे आप अगर चाहें तो इनको अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसके बदले सोना ले सकते हैं। सऊदी अरब इस पर मान गया क्योंकि सऊदी अरब के पास इसका कोई मुतबादल था ही नहीं, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी थी जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल थी। और फिर बाकी तेल पैदा करने वाले ममालिक ने भी यही किया। नतीजा, अब दुनिया में जिस मुल्क को भी तेल चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, जापान हो, इससे पहले डॉलर कमाना होगा और डॉलर कमाने के लिए अमेरिका से दोस्ती लाजमी है और इसी को पेट्रो डॉलर कहते हैं। आज ये इस्तिलाह बहुत ही मशहूर है और यही वो जंजीर है जो पूरी दुनिया को बांधे हुए है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब अमेरिका खुद मुश्किल में फंस गया। वियतनाम जंग का खर्चा, बढ़ते हुए अखराजात, अमेरिका ने अपने सोने से ज़्यादा डॉलर छाप लिए थे। बाकी तमाम ममालिक डरने लगे। इन्होंने डॉलर देकर सोना लेना शुरू कर दिया। अमेरिका का सोना तेज़ी से कम होने लगा और फिर 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी सदर निक्सन ने एक ऐलान किया, आज से डॉलर को सोने में तब्दील नहीं किया जा सकता। दुनिया सख्ते में आ गई। इसे निक्सन शॉक कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका ने रूल बनाया हुआ था कि 28 ग्राम सोने के बदले आपको $35 मिलेंगे। अगर आप $35 देंगे तो आपको 28 ग्राम सोना मिल जाएगा। अगर आप 28 ग्राम सोना देंगे तो आपको $35 मिल जाएंगे। अब ये रूल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। अभी अगर आपने सोना लेना है तो आप उसको अलहदा से लेंगे और उसकी प्राइस अप या डाउन भी हो सकती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे एक बंदे के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और वो लोगों को 20 लाख के चेक बांट दे। अभी अगर वो तमाम लोग चेक को कैश करवाने जाएंगे तो वहाँ से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और चेक उसने 20 लाख के बांटे हुए हैं। इसलिए अब वो तमाम लोग एक दूसरे को ये चेक ही बांटना शुरू कर दें। हाँ, मैंने फलां बंदे का 1 लाख रुपए देना है, एक काम कर, तू ये 1 लाख का चेक ले ले, तू 2 लाख का ले ले, तू 3 लाख का ले ले, जबकि असल में उस चेक की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये है कि अगर डॉलर के पीछे सोना नहीं तो फिर क्या है? तो इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की फौजी ताकत और वो खौफ जो सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के अंजाम ने पैदा किया। इसके अलावा जब आप पाकिस्तान से किसी बैरूनी मुल्क में पैसे भेजते हैं तो ये पैसे कैसे जाते हैं? ये खुफिया और महफूज निज़ाम के ज़रिए जाते हैं जो दुनिया के तमाम बैंकों को आपस में जोड़ता है और इसी निज़ाम का नाम स्विफ्ट है। और इस स्विफ्ट पर भी बिलावास्ता कंट्रोल अमेरिका का है। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से रातों रात रशिया की पूरी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा। उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और साथ ही वो बैरूनी सरमायाकारी भी मुकम्मल तौर पर बंद होगी, क्योंकि बैरूनी मुल्क से आपने जो भी पेमेंट बेचनी है उसके लिए स्विफ्ट का निज़ाम होना ज़रूरी है। और ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और पाकिस्तान को भी स्विफ्ट से बाहर निकाला जा सकता है अगर अमेरिका नाराज़ हो जाए। अगर हमने कोई भी ऐसा फैसला किया जो इनकी मंशा के ख़िलाफ़ हो, ये है वो तलवार जो हमारे सर पर है और अमेरिका अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाता है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बदल रही है। चीन ने अमेरिकी बॉन्ड बेच दिए, इराक ने युआन में तेल बेचा, सऊदी अरब और चीन ने युआन में डील की, ब्राज़ील, रूस, भारत और जनूबी अफ्रीका इन सब ने एक मुश्तरका करेंसी यानी कि ब्रिक्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो 2026 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है और साथ ही ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि जो भी तेल की पेमेंट युआन में करेगा यानी चाइनीज़ करेंसी में करेगा, हम उसको स्टेट ऑफ हार्मुज़ से गुजरने देंगे। और पिछले 5 हफ्तों में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने युआन में तेल खरीदा है, जिसकी वजह से डॉलर को एक बड़ा झटका लगा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बैठकर उछल रहा है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि डॉलर को मुकम्मल तौर पर हटाना फौरी मुमकिन नहीं, क्योंकि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, डॉलर एक निज़ाम है, एक आदत है, एक खौफ है। इसीलिए जब तक अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के डॉलर की मोनोपोली कम तो हो सकती है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर पाना मुमकिन नहीं। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बेवकूफ़ी दिखा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।